प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गोलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूं। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए रंगभूमि एक राजनीतिक उपन्यास, प्रेमचंद का रंगभूमि एक राजनीतिक उपन्यास श्री गोपाल जी का लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप लोग धैर्य से सुनिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रंगभूमि औद्योगिकीकरण की समस्या पर हम लोगों ने चर्चा किया था। तो चलिए समझ लेते हुए रंगभूमि एक राजनीतिक उपन्यास रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। रंगभूमि एक राजनीतिक उपन्यास है। राजनीतिक उपन्यास लिखने के लिए राजनीतिक यथार्थ और उसकी जटिलताओं की अच्छी जानकारी और समझ नितांत आवश्यक है। रंगभूमि का रचनाकाल अक्टूबर 1922 से अगस्त 1924 के बीच है। इस समय तक आते आते जहाँ एक तरफ ब्रिटिश शासन की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी थी, वहाँ दूसरी तरफ उसके खिलाफ स्वाधीनता संग्राम भी तेज होने लगा था। 1920 में ही महात्मा गांधी ने मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय के सहयोग से सत्याग्रह आंदोलन आरंभ कर दिया था आरंभ कर दिए थे। इस आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे। स्वदेशी का प्रचार, विदेशी वस्तुओं तथा सरकारी स्कूल कॉलेजों और सरकारी नौकरियों का परित्याग, अदालतों तक काउंसिलों का बहिष्कार, राष्ट्रीय विद्यालयों महाविद्यालयों की स्थापना, अस्पृश्यता निवारण, सांप्रदायिक एकता कायम करना आदि। इसे सफल बनाने के लिए गांधी जी ने सारे देश का व्यापक दौरा किया। इसी सिलसिले में 8 फरवरी सन 1981 को गोरखपुर में गांधी जी का भाषण हुआ और 15 फरवरी 1921 को प्रेमचंद ने अपनी लगभग 21 वर्ष की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अगस्त 1920 से जनवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन पूरे जोर पर रहा। आंदोलन की सफलता के लिए तिलक फंड की स्थापना की गई, जिसमें निर्धारित लक्ष्य से अधिक धन इकट्ठा हुआ। लाखों की संख्या में चरखे वितरित किए गए। स्वयंसेवकों की संख्या निर्धारित लक्ष्य के आधे पर पहुंच गई। छात्रों और अध्यापकों ने शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया। अदालतों का भी बहिष्कार हुआ। अनेक लोगों ने सरकारी उपलब्धियां लौटाई। नरम दल के कांग्रेसियों तथा कुछ अन्य सरकारपरस्त राजनीतिज्ञों ने काउंसिलों के चुनाव का बहिष्कार नहीं किया, पर कांग्रेस ने मतदान का विरोध किया और जनता ने उसका साथ दिया। विदेशी वस्तुओं के परित्याग में भी पर्याप्त सफलता मिली। इस 20 महीनों में हिंदुओं और मुसलमानों ने आपसी सहयोग का भी अभूतपूर्व परिचय दिया। जुलाई 1921 तक असहयोग आंदोलन ने देश में राष्ट्रीय जागृति की लहर पैदा कर दी थी, पर इस आंदोलन का ब्रिटिश शासकों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। पाँच अक्टूबर 1921 को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए अधिकृत कर दिया। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। कांग्रेस के आह्वान पर इस समय कलकत्ता में चित्तरंजन दास के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ। उनके आह्वान पर हजारों की संख्या में युवकों ने स्वयंसेवक दल में नाम लिखाया। जवाब में सरकार ने दमन का रुख अपनाया और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि गिरफ्तार कर लिए गए।
गांधी जी ने फरवरी 1922 में बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की घोषणा की, पर इसी बीच 2 फरवरी को चौरी चौरा कांड हो गया और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन के अचानक वापस ले लिए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में किंकीर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति पैदा हो गई। कांग्रेस के नेता 2 दलों में बंट गए। एक दल उन लोगों का था जो असहयोग और बहिष्कार के कार्यक्रम को जारी रखना चाहते थे। दूसरा दल उन नेताओं का था जो काउंसिलों का चुनाव लड़ने के पक्ष में थे। खिलाफतवादी भी 2 दलों में बंट गए। अनेक मुसलमान नेताओं का असहयोग तथा गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास उठ गया और वे सरकार के समर्थक बन गए। शेष गांधी जी के मार्ग के अनुयायी बने रहे। राष्ट्रीय शक्तियों के इस विभाजन से सरकार का हौसला बढ़ गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें 6 साल की सजा मिली। जैसा कहा जा चुका है, रंगभूमि का रचनाकाल 1922 से 1924 ईस्वी है और इसमें प्रेमचंद ने अपने समय के राजनीतिक यथार्थ का चित्रण उसकी समस्त जटिलता, गहराई और व्यापकता में किया है। उल्लेखनीय है कि प्रेमचंद खुल्लम-खुल्ला अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत नहीं करते। कदाचित उनकी पारिवारिक परिस्थितियां और मानसिकता इसके अनुकूल नहीं थी। गांधी जी द्वारा 1920 में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन या प्रस्तावित सविनय अवज्ञा आंदोलन को उनके तहत अपनाए गए कार्यक्रमों को प्रेमचंद उसी रूप में चित्रित नहीं करते जिसके संचालक, संरक्षक, नीति निर्धारक रानी जानवी, कुंवर भगत सिंह, डॉक्टर गांगुली आदि हैं। इसके अंतर्गत युवक स्वयंसेवकों का एक दल है जिसका नेता कुंवर भगत सिंह का पुत्र विनय सिंह है। आरंभ में इस सेवा समिति का उद्देश्य रखा गया है मेले ठेले में यात्रियों की सहायता करना, कोई दुर्घटना हो जाने पर पीड़ित व्यक्तियों को मदद पहुंचाना या कहीं अकाल वगैरह पड़ जाने पर अकाल पीड़ितों की सहायता करना। किसी भी कल्याणधर्मी राज्य वेलफेयर स्टेट में ये कार्य सरकार के होते हैं, पर ब्रिटिश सरकार इसे अपना दायित्व नहीं मानती थी। सरकार इस उद्देश्य से स्थापित गैर सरकारी संस्थाओं पर कोई प्रतिबंध तो नहीं लगाती थी, पर उन्हें संदेह की दृष्टि से अवश्य देखती थी। सरकार को सदा शंका बनी रहती थी कि इस प्रकार की संस्थाएं कहीं राजनीतिक रूप न ले लें। जाहिर है कि साहित्य में ऐसी संस्थाओं के चित्रण पर भी कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं था। अतः प्रेमचंद को अपने राजनीतिक विचारों और अनुभूतियों के चित्रण के लिए यही मार्ग सुकर और व्यवहारिक लगा। यह महत्वपूर्ण बात है कि प्रेमचंद ने रानी जानवी और कुंवर भगत सिंह द्वारा स्थापित सेवा समिति को समकालीन राजनीतिक जीवन के अंकन का बहाना भर बनाया है। इस समिति का अपना गीत है जो विशेष अवसरों पर सामूहिक रूप से गाया जाता है। कवित्व की दृष्टि से रंगभूमि का यह गीत बहुत कमजोर है, पर प्रेमचंद के उद्देश्य का स्पष्टीकरण इससे बहुत अच्छी तरह हो जाता है। इस गीत की कुछ पंक्तियां हैं, देखिए सुनिए। शांति समर में कभी भूल कर धैर्य नहीं खोना होगा, वज्र प्रहार भले सिर पर हो नहीं किंतु रोना होगा, अरी से बदला लेने का मन बीज नहीं बोना होगा, घर में कान तूल देकर फिर तुझे नहीं सोना होगा, देश दाग को रुधिर वारी से हर स्थित हो धोना होगा, देश कार्य की भारी गठरी सिर पर रख कर ढोना होगा, आंखें लाल भवें टेढ़ी कर क्रोध नहीं करना होगा, वली वेदी पर तुझे हर्ष से चढ़कर कट मरना होगा, होगी निश्चय जीत धर्म की यही भाव भरना होगा। ठीक,
इस गीत में शांति समर में धैर्य न खोने, मातृभूमि के लिए जीने और मरने की पराधीनता के कलंक को रुधिरवारी से धोने, हिंसा मार्ग न अपनाने, शत्रु से बदला लेने का भाव मन में न रखने आदि का स्पष्ट कथन है, जो सेवा समिति के घोषित उद्देश्य से बहुत अलग हटकर है और प्रेमचंद के असली लक्ष्य को संकेतित करता है। इसमें गांधीवादी तरीके से आज़ादी की लड़ाई का बिल्कुल स्पष्ट संकेत है। इस सेवा समिति का पहला कार्यक्रम यह बनता है कि उसका एक दल विनय सिंह के नेतृत्व में अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए राजस्थान जाता है और उदयपुर रियासत को अपना कार्यक्षेत्र बनाता है। प्रेमचंद ने सेवा समिति के कार्य क्षेत्र को राजपूताना ले जाकर एक तरफ तो अपने को सरकारी प्रकोप से बचाने का उपाय किया और दूसरी ओर उस बहाने सारे देश की जनता की दयनीय स्थिति का चित्रण किया। स्वयं सेवक दल के राजस्थान प्रयाण का वर्णन किसी सेवा दल के प्रयाण का वर्णन न लगकर स्वाधीनता संग्राम के प्राणों की आहुति देने वाले स्वयं सेवक दल का वर्णन प्रतीत होता है। राष्ट्रगान हो रहा था। यात्री नंगे सिर नंगे पैर एक एक कुर्ता पहने, हाथ में लकुटी लिए, गर्दनों में एक एक थैली लटकाए चलने को तैयार थे। सब के सब प्रसन्न बदन, उल्लास से भरे हुए, जातीयता के गर्व से उन्मत्त थे, जिनको देखकर दर्शकों के मन गौरवान्वित हो रहे थे। ठीक, इस दृश्य का लोगों के मन पर कैसा असर पड़ा है, इसकी झलक राजा महेंद्र कुमार जैसे सरकार भीरू व्यक्ति के निम्न कथन से मिलती है। देखिए राजा भीरू महेंद्र कुमार के कथन है, तुमने आज जाति उद्गारों का एक अपूर्व दृश्य देखने का अवसर खो दिया। बड़ा ही मनोरम दृश्य था। कई हजार मनुष्यों ने जब यात्रियों को पुष्प वर्षा की तो सारी भूमि फूलों से लद गई। सेवकों का राष्ट्रगान इतना भावमय, इतना प्रभाव उत्पादक था कि दर्शक वृंद मुग्ध हो गए। मेरा हृदय जाति गौरव से उछल पड़ता था। यह वर्णन निश्चय ही स्वाधीनता संग्राम के स्वयं सेवकों की विदाई का वर्णन है। अब हमें यह देखना है कि उदयपुर रियासत में पहुंचकर यह सेवा समिति क्या करती है। कथाकार बतलाता है कि विनय के नेतृत्व में सेवा समिति के स्वयंसेवक गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को संगठित करते हैं, पंचायतों की प्रणाली कायम करते हैं और उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास करते हैं। इस संगठनों के फलस्वरूप अब लोग वन्य जंतुओं को भगाने के लिए पुलिस के यहाँ नहीं दौड़े जाते, स्वयं संगठित होकर उन्हें मार भगाते हैं। जरा सी बात पर अदालतों के द्वारा न्याय खटखटाने जाते, पंचायतों में समझौता कर लेते हैं। जहाँ कहीं कुएं न थे वहाँ अब पक्के कुएं तैयार हो गए हैं। सफाई की ओर भी लोग ध्यान देने लगे हैं। दरवाजे पर कूड़े करकट के ढेर नहीं जमा किए जाते। सेवा समिति के सदस्य बीमार लोगों की चिकित्सा करते हैं, लोगों के पारस्परिक कलह मिटाते हैं। जो शासन किसी जाति को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखना चाहती है, उसके लिए आम जनता का इस प्रकार संगठित होना खतरनाक लग सकता है। पर विनय की सेवा समिति इतना ही नहीं करती, वह जगह जगह किसान सभाएं बनाती है, किसानों को बेगार न करने और नाजायज कर न देने के लिए प्रेरित करता है तथा आर्थिक समानता का प्रचार करती है। पॉलिटिकल रेजिडेंट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरदार नीलमणि कहते हैं, कोई कोटा में कृषकों की सभाएं बनाता फिरता है, कोई बीकानेर में बेगार की जड़ खोदने पर तत्पर हो रहा है, कोई मेवाड़ में रियासत के उन करों का विरोध कर रहा है जो परंपरा से वसूल होते चले आए हैं। आम लोग साम्यवाद का डंका बजाते फिरते हैं। आपका कथन है प्राणी मात्र को खाने पहनने और शांति से जीवन व्यतीत करने का समान स्वत्व है।
स्पष्ट है कि कुंवर भरत सिंह की सेवा समिति राजस्थान में जनता की सेवा की आड़ में बिना कोई राजनीतिक घोषणा किए आम जनता को न केवल संगठित कर रही है और बोल सेविज्म के मार्ग पर भी ले जा रही है। स्वभावतः राज्य का अधिकारी वर्ग विनय का विरोधी हो जाता है, क्योंकि दरोगा की मुट्ठियां अब गर्म नहीं होती, कामदार और अन्य कर्मचारियों के यहाँ मुकदमे नहीं आते, कुछ हत्थे नहीं चढ़ता। अधिकारी वर्ग इससे जनता में विद्रोह का अंकुर उगाना समझता है। विनय की गतिविधियों की जानकारी रखने के लिए उनके पीछे गुप्तचर लगा दिए जाते हैं और एक दिन उसे डाकुओं से मिले होने के अपराध में कैद भी कर लिया जाता है। उदयपुर की रियासत के खिलाफ वीरपाल सिंह के नेतृत्व में आतंकवादियों का एक दल भी सक्रिय है। इस दल का कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, वह केवल अधिकारियों द्वारा प्रजा पर किए जाने वाले अत्याचार और दमन की प्रक्रिया में संगठित हुआ है और उसका कार्य सरकारी खजाना लूटना, अधिकारियों की हत्या करना आदि तक सीमित है। वीरपाल ने राज्य के नौकरों को नेस्तनाबूज करने का प्रण किया है। वह विनय सिंह से रियासत में होने वाला अन्याय, अत्याचार और दमन की कहानी कहता है। ये लोग प्रजा को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, इनमें न दया है न धर्म है, हैं हमारे ही भाई बंद पर हमारी ही गर्दन पर छुरी चलाते हैं। किसी ने जरा साफ कपड़े पहने और ये लोग उसके सिर हुए। जिसे घूस न दीजिए वही आपका दुश्मन है। दिन दहाड़े खून कीजिए पर पुलिस की पूजा कर दीजिए, आप बेदाग छूट जाएंगे। आपके बदले कोई बेकसूर फांसी पर लटका दिया जाएगा। यही समझ लीजिए कि हिंसक जंतुओं का एक गोल है। सब के सब मिलकर शिकार करते हैं और मिलजुल कर खाते हैं। राजा है वह काठ का उल्लू, या तो विलायत की सैर करेगा या यहाँ अंग्रेजों के साथ शिकार करेगा, सारे दिन उन्हीं की जूतियाँ सीधी करेगा। प्रजा जिए या मरे उसकी बला से। ध्यानपूर्वक देखें तो वीरपाल का प्रयुक्त कथन न केवल देसी रियासतों पर वरन बहुत दूर तक ब्रिटिश सरकार द्वारा शासित देश के अन्य भागों पर भी लागू होता है। यह भी स्मरणीय है कि तत्कालीन देसी रियासतें ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। उन्हें केवल प्रजा का शोषण और दमन करने की छूट थी, कोई राजनीतिक स्वतंत्रता उन्हें नहीं थी। रंगभूमि में इस सच्चाई का चित्रण हुआ है। पॉलिटिकल एजेंट के कितने अधिकार थे इसका पता मिस्टर क्लार्क के इस कथन से चलता था। उसका अधिकार सर्वत्र, यहाँ तक कि राजा के महल के अंदर भी होता है। रियासत का कहना ही क्या, वह राजा के खाने सोने आराम करने का समय तक नियत कर सकता है। राजा किससे मिले, किससे दूर रहे, किसका आदर करे, किसकी अवहेलना करे, ये सब बातें एजेंट के अधीन है। बस यूँ समझो कि वह रियासत का खुदा होता है। ठीक, कहने का तात्पर्य यह है कि विनय या वीरपाल द्वारा किसी देसी रियासत के खिलाफ संघर्ष मिटर गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कथन की योजना की है, इसके माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जारी स्वाधीनता संग्राम के अनेक आयामों का चित्रण किया है। स्वाधीनता की लड़ाई में प्रेमचंद गांधी जी के अहिंसा मार्ग के समर्थक जान पड़ते हैं। वे वीरपाल के माध्यम से हिंसा मार्ग का तथा विनय के माध्यम से अहिंसा मार्ग का चित्रण करते हैं। प्रेमचंद वीरपाल के प्रति कहीं भी असहानुभूति नहीं प्रदर्शित करते, पर कदाचित अपना समर्थन विनय को देते जान पड़ते हैं। विनय अहिंसा मार्ग का अनुयायी है
वह वीरपाल को पहली ही मुलाकात में हिंसा का मार्ग छोड़ने की सलाह देता है। जब डाकुओं से मिले होने के संदेह में विनय को पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है तो वीरपाल और उसके आदमी जेल की दीवार में सेंध लगाकर विनय के पास पहुंच जाते हैं और उसे अपने साथ निकल भागने का अनुरोध करते हैं, पर विनय इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वह वीरपाल और उसके अनुयायियों को अधर्मी करता है और न्यायालय से निर्दोष सिद्ध हो जाने के बाद ही मुक्त होने का अपना निश्चय व्यक्त करता है। वीरपाल राज्य के न्यायालयों से न्याय न मिलने की कटु सच्चाई सामने रखता है, पर विनय भ्रम में है। वह कहता है, इस राज्य को हम लोगों ने सदैव गौरव की दृष्टि से देखा है। महाराज साहब को आज भी हम उसी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वह उन्हीं सांगा और प्रताप के वंशज हैं जिन्होंने हिंदू जाति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। राज्य पर दोषारोपण करके हम अपने को उस महान वस्तु के अयोग्य सिद्ध करते हैं जो हमारे जीवन का लक्ष्य और इष्ट है। यह आचरण और विचार महात्मा गांधी के आचरण और विचारों के अनुरूप है। जब 1922 में महात्मा गांधी पकड़े गए और उन पर मुकदमा चला तो उन्होंने सरकार से स्वयं कड़े से कड़ा दंड देने का अनुरोध किया, क्योंकि वे अपने को सरकार के विरुद्ध जनता को भड़काने के लिए दोषी मानते थे। ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी की आस्था भी पूरी तरह से बनी हुई थी और अपने जीवन के लक्ष्य और इष्ट के लिए वे भी परंपरागत नैतिक मूल्यों पर दृढ़ बने रहने के आग्रही थे। पर विनय गांधीवादी मार्ग पर अधिक देर तक नहीं टिकता। कुछ दिनों तक मोहग्रस्त रहने के बाद जब उसका मोह भंग होता है तो वह रियासत के दीवान को धमकी देते हुए कहता है, यदि आपने मेरा अनुरोध न माना तो आपका रियासत ठीक उनसे भी यही अनुरोध करूंगा, और यदि वह भी न सुनेंगे तो हिज हाईनेस की सेवा में भी यही प्रस्ताव उपस्थित करूंगा। अगर उन्होंने भी न सुना तो फिर इस रियासत का मुझसे बड़ा और कोई शत्रु न होगा। विनय की इस धमकी में हिंसा का स्वर स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ता है। यद्यपि विनय इसके बाद भी कुछ करता नहीं, जो उसके चरित्र की दुर्बलता का द्योतक है। इसके बाद विनय और सोफिया राजस्थान छोड़कर बनारस आ जाते हैं और सेवा समिति का संचालन करने लगते हैं। उपन्यासकार पाठकों को सूचित करता है कि जब से सोफिया और विनय सिंह आ गए थे, सेवक दल बड़ी उन्नति कर रहा था। उसकी राजनीति की गति दिन दिन तीव्र और उग्र होती जाती थी। इससे यह सांकेतित होता है कि विनय अत्यंत उग्र राजनीति की ओर अग्रसर होता जाता है, जो गांधी का मार्ग नहीं है। रंगभूमि की राजस्थान संबंधित कथा के माध्यम से प्रेमचंद समकालीन राजनीति के और कई पक्षों का चित्रण करते हैं। क्लार्क उदयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट होकर वहां के विभिन्न नगरों का दौरा करता है। उसके स्वागत में राज्य की तरफ से जोरदार तैयारियां होती है, पर सामान्य जनता उदासीन ही रहती है। इस प्रसंग के माध्यम से कथाकार ने नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर सामान्य जनता की तीव्र प्रतिक्रिया का चित्रण किया है। उस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार करने का निश्चय किया और जहां जहां युवराज गए उनका स्वागत हड़तालों, प्रदर्शनों और राजनीतिक सभाओं में विरोध प्रदर्शन द्वारा हुआ। इस स्थिति की झलक हमें क्लार्क के स्वागत के चित्रण में मिलती है। उपन्यासकार लिखता है, सड़कों के दोनों तरफ सशस्त्र सिपाहियों की सफ़ें खड़ी कर दी गई हैं कि प्रजा की अशांति का कोई चिन्ह भी न नजर आने पाए। सभाएं करने की मनाही कर दी गई हैं। उनके स्वागत में फूलों की वर्षा हो रही थी, पर छतों से नहीं, सिपाहियों के हाथों से। नगर में कहीं आनंद उत्सव का चिन्ह नहीं था। सिपाही सियापा सा छाया हुआ है। न पग पग पर जय ध्वनि है,
न कोई रमणी आरती उतारने आती है, न कहीं गाना बजाना है, मानो किसी पुत्र शोक मग्न माता के सामने विहार हो रहा हो। कथाकार नए नए प्रसंगों की सृष्टि करके सरकार के विरुद्ध जनता के आक्रोश और मोटर से दबकर एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। इस पर लोगों की भीड़ क्लार्क की मोटर को घेर लेती है और जब क्लार्क के आज्ञा देने पर भी लोग नहीं हटते हैं तो वह गोली चला देता है, जिससे एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। पर इससे जनता भयभीत नहीं होती। उत्तेजित भीड़ क्लार्क का बंगला घेर लेती है। इसका वर्णन कथाकार निम्नलिखित शब्दों में करता है। जब राजभवन के निकट पहुंचे तो इतनी भीड़ देखी कि एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया और भवन से एक गोली के टप्पे पर तो उन्हें विवश होकर रुकना पड़ा। सिर ही सिर दिखाई देते थे। राजभवन के सामने एक बिजली की लालटेन जल रही थी और उसके उज्ज्वल प्रकाश में हिलता मचलता रुकता ठिठकता हुआ जनप्रवाह इस तरह भवन की ओर चला जा रहा था मानो उसे निगल जाएगा। भवन के सामने सिपाहियों की एक कतार संगीने चढ़ाए चुपचाप खड़ी थी। ठीक, इस जनसमूह का नेता वीरपाल है और उसकी मांग मात्र इतनी है कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं के लिए अपराधी को दंड दिया जाए। सोफिया भीड़ को संबोधित कर रही है। इस बीच भीड़ से कोई व्यक्ति उस पर पत्थर चला देता है जिससे वह घायल हो जाती है। इस पर पुलिस भीड़ पर गोली चार्ज कर देती है। भीड़ तो तीतर बीतर हो जाती है पर वीरपाल सोफिया का अपहरण कर ले जाता है। इसके बाद सरकार का जो दमन चक्र चलता है उसके चित्रण के बहाने उपन्यासकार ने ब्रिटिश शासनकाल में स्वाधीनता आंदोलन के दमन का अंकन किया है। संदेह मात्र में लोग फांस दिए जाते थे और उनको कठोरतम यातनाएं दी जाती थीं। साक्ष्य और प्रमाण की कोई मर्यादा न रह गई थी। इन अपराधियों के भाग्य निर्णय के लिए एक अलग न्यायालय खोल दिया गया था। उसमें मजे हुए प्रजाद्रोहियों को छांट छांट कर नियुक्त किया गया था। यह अदालत किसी को छोड़ना न जानती थी। किसी अभियुक्त को प्राणदंड देने के लिए एक सिपाही की शहादत काफ़ी थी। क्लार्क जब दौरे पर निकलता है तो एक अंग्रेजी रियासाला साथ ले लेता है और इलाके उजड़ा देता है, गांव के गांव तबाह करवा देता है, यहाँ तक कि स्त्रियों पर भी अत्याचार करता है। यह दमन सोफिया जैसी कोमल भावों वाली युवती को विद्रोही बना देता है। उसका देश प्रेम जागृत हो जाता है और वह विनय का, जिससे वह हृदय से प्रेम करती है, तिरस्कार करने से बाज नहीं आती। वह प्रेम में अंधा बनकर जनता पर अत्याचार करने वाले विनय का तिरस्कार करती है। अगर आज तुम रियासत के हाथों पीड़ित, दलित, अपमानित और दंडित होकर मेरे सम्मुख आते तो मैं तुम्हारी बलाएं लेती, तुम्हारे चरणों की रज मस्तक पर लगाती और अपना धन्य भाग समझती। सोफिया की प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रेमचंद ने ब्रिटिश शासन के प्रति अपने विचार व्यक्त किए हैं। मेरी दृष्टि में जिस राज्य का अस्तित्व अन्याय पर हो उसका निशान जितनी जल्द मिट जाए उतना ही अच्छा। शासन की दमनात्मक कार्रवाइयों से उत्तेजित होकर सोफिया हिंसक क्रांति पर उतर आती है। वह कहती है, उन पापियों से खून का बदला लूंगी जिन्होंने प्रजा की गर्दन पर छुरी चलाई हैं। एक एक को जहन्नम की आग में झोंक दूंगी, तब मेरी आत्मा तृप्त होगी। जब तक अत्याचारियों के इस जत्थे का मूलोच्छेद न कर लूंगी चैन न लूंगी, चाहे इस अनुष्ठान में मुझे प्राणों ही से क्यों न हाथ धोना पड़े, चाहे रियासत में विप्लव ही क्यों न हो जाए, चाहे रियासत का निशान ही क्यों न मिट जाए। सोफिया के नेतृत्व में वीरपाल का दल सरकारी कर्मचारियों की हत्या करना आरंभ करता है। जागीरें लूटी जाने लगती हैं और चारों ओर आतंक फैल जाता है। पर प्रेमचंद इस हिंसा और आतंक की राजनीति के समर्थक नहीं हैं।
इसलिए बड़े आकस्मिक और अस्वाभाविक ढंग से यह कथा समाप्त हो जाती है। आतंकवादियों द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए एक दरोगा की मां से मुलाकात होते ही सोफिया का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह वीरपाल का साथ छोड़कर विनय के साथ बनारस लौट आती है। इस प्रसंग से न केवल आतंकवादी आंदोलन की लक्ष्यहीनता का यथार्थ सामने आता है, वरन प्रेमचंद का गांधीवादी झुकाव भी प्रकट होता है। राजस्थान के कथा प्रसंग के द्वारा प्रेमचंद ने स्वाधीनता आंदोलन के प्रति अंग्रेजों के रुख का चित्रण भी क्लार्क के माध्यम से किया है। लॉर्ड जॉर्ज ने, जो लिबरल दल का प्रधानमंत्री था, अपने 2 अगस्त 1922 के पार्लियामेंट के प्रसिद्ध भाषण में राजनीतिक सुधारों की मांग को सर्वथा बेमानी बताते हुए कहा, मुझे वह समय बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता जब भारतीय ब्रिटिश सिविल सर्विस के मार्गदर्शन और सहायता के बिना अपना काम चला सके। उसने यह भी कहा कि ब्रिटेन किसी भी परिस्थिति में भारत में अपने उत्तरदायित्व का त्याग नहीं करेगा। ठीक, डॉक्टर ताराचंद, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, भाग 4 से प्रयुक्त कथन उद्धृत किया गया है। इस नीति का पालन करते हुए रीडिंग ने, जिसने 2 अप्रैल 1921 को गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला था, प्रलोभन, दमन और सांप्रदायिक मतभेद के द्वारा स्वाधीनता आंदोलन को दबाने का कार्यक्रम अपनाया। रंगभूमि का अंग्रेज अधिकारी पात्र लिबरल दल का है, वह भी उतना ही साम्राज्यवादी है जितना कंजर्वेटिव दल का कोई सदस्य। यदि वह सोफिया के प्रेम में अंधा है और उसके इशारे पर नाचता है, पर उसके शब्दों से उसके साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का आभास मिले बिना नहीं रहता। जब सोफिया क्लार्क से विनय के प्रति सहानुभूति रखने की बात कहती है तो क्लार्क उत्तर देता है, जो सहानुभूति साम्राज्य की जड़ खोखली कर दे, विद्रोहियों को सिर उठाने का अवसर दे, प्रजा से अराजकता का प्रचार करे, उसे मैं अदूरदर्शिता ही नहीं पागलपन समझता हूँ। वह अन्यत्र कहता है, हमारा साम्राज्य तभी तक अजय रह सकता है जब तक प्रजा पर हमारा आतंक छाया रहे। हमें अपना राज्य प्राणों से भी प्रिय है और जिस व्यक्ति से हमें क्षति की लेस मात्र भी शंका हो, उसे हम कुचल डालना चाहते हैं, उसका नाश कर देना चाहते हैं। उसके साथ किसी भी भांति की रियासत, सहानुभूति, यहाँ तक कि न्याय का व्यवहार भी नहीं कर सकते। जब क्लार्क को ज्ञात होता है कि सोफिया आतंकवादियों से मिल गई है तो उसकी बौखलाहट निम्न पंक्तियों में व्यक्त होती है। अब जाकर रहस्य खुला कि वह बोल सेवकों की एजेंट है। उसके एक एक शब्द से उसकी बोल सेविक प्रवृत्ति टपक रही है। वह आगे कहता है, अंग्रेज जाति भारत को अनंत काल तक अपने साम्राज्य का अंग बनाए रखना चाहती है। कंजर्वेटिव हो या लिबरल, रेडिकल हो या लेबर, नेशनलिस्ट हो या सोशलिस्ट, इस विषय में सभी एक ही आदर्श का पालन करते हैं। रेडिकल और लेबर नेताओं के धोखे में न आओ। हम सब के सब, मैं लेबर हूँ, साम्राज्यवादी हैं। अंतर केवल उस नीति में है जो भिन्न भिन्न दल इस जाति पर आधिपत्य जमाए रखने के लिए ग्रहण करते हैं। कोई कठोर शासन का उपासक है, कोई सहानुभूति का, कोई चिकनी चुपड़ी बातों से काम निकालने का। बस वास्तव में नीति कोई है ही नहीं, केवल उद्देश्य है, और वह यह कि क्यों कर हमारा आधिपत्य उत्तरोत्तर दृढ़ हो। क्लार्क के इस कथन से अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति पर प्रकाश पड़ता है और प्रेमचंद की राजनीतिक समझ का पता चलता है। क्लार्क सोफिया के नेतृत्व में चलाए जा रहे आंदोलन को बोल्शेविक आंदोलन कहता है। बोल्शेविक आंदोलन से उसका तात्पर्य आम जनता के हिंसात्मक आंदोलन से। यद्यपि वीरपाल और सोफिया के नेतृत्व में चलने वाला प्रतिशोध अभियान किसी भी अंश में बोल्शेविक आंदोलन नहीं है, पर इससे इस प्रकार के आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार के रवैये का पता तो चलता ही है।
सेवक दल के राजस्थान अभियान के दौरान बनारस में सेवा समिति की कार्रवाइयों पर दृष्टिपात करना भी आवश्यक है। जैसा हम देख चुके हैं, सेवा समिति के संरक्षक संचालक हैं कुंवर भरत सिंह, रानी जानवी, डॉक्टर गांगुली आदि। एक सूचना के अनुसार स्वयंसेवकों का एक दल डॉक्टर गांगुली के नेतृत्व में दुर्भिक्षग्रस्त गढ़वाल को जाता है। उपन्यास में इसका फिर कहीं जिक्र नहीं हुआ। इस बीच समिति में स्वयंसेवकों की संख्या 3,300 पहुंच चुकी है। सरकार सेवा समिति को अत्यंत संदेह की नज़र से देखती है। स्वयंसेवकों के विदाई समारोह में राजा महेंद्र कुमार का शामिल होना सरकार प्रस्त अखबारों की सुर्खियों का विषय बन जाता है। उसमें यह विचार व्यक्त किया जाता है कि अनुभव से यह बात सिद्ध कर दी है कि सेवा समिति चाहे कितनी शुभेच्छाओं से गर्वित हो, पर कालांतर में वे विद्रोह और अशांति का केंद्र बन जाती हैं। उधर अंग्रेज कमिश्नर भी राजा साहब को बुलाकर उनसे इसकी कैफियत पूछता है और राजा साहब अपनी वर्षों की वफादारी का हवाला देकर भी अपनी जान छुपाते हैं। इसी बीच दो बातें और होती हैं। एक यह कि सेवा समिति सूरदास के भूमि संघर्ष से संबद्ध हो जाती है और कुंवर भरत सिंह प्रभु सेवक को जो अपने घर से विद्रोह करके इस सेवा समिति में शामिल हो गया है, समिति का प्रभारी बना देते हैं। जब गांव वालों तथा राजा महेंद्र कुमार के षड्यंत्र से सूरदास को दूसरे की स्त्री भगाने के अपराध में सजा हो जाती है, तो जनता इस पर अपना विरोध प्रकट करती है। जनता का नेतृत्व प्रभुदत्त, इंद्रदत्त आदि कर रहे हैं। जो सेवा समिति के सदस्य हैं, वे जुर्माने की रकम जमा करके सूरदास को जेल से छुड़ाने के ही नहीं, सूरदास का जुलूस निकालने की भी योजना बना डालते हैं। इसके लिए न केवल रानी जानवी, कुंवर भरत सिंह और डॉक्टर गांगुली चंदा देते हैं, वरन इंदू भी चंदा देती है अपने पति की इच्छा के विरुद्ध। इस आंदोलन के माध्यम से प्रेमचंद ने ब्रिटिश शासन द्वारा आंदोलनकारियों पर मुकदमे चलाए जाने और उस पर जनता की प्रतिक्रिया का प्रकारांतर से चित्रण किया है। सेवा समिति का प्रभारी बनते ही प्रभु सेवक उसे राजनीतिक संस्था बना देता है। कथाकार के अनुसार अब तक इस संस्था का कार्य क्षेत्र सामाजिक था। मेले ठेलों में यात्रियों की सहायता, बाढ़ बूढ़े में पीड़ितों का उद्धार, सूखे झूरे में विपत्ति के मारे हुओं का कष्ट निवारण, ये ही उसके मुख्य विषय थे। प्रभु सेवक ने इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत कर दिया, इसको राजनीतिक रूप दे दिया। यद्यपि उन्होंने कोई नया प्रस्ताव न किया, किसी परिवर्तन की चर्चा न की, पर धीरे धीरे उनके असर से नए भावों का संचार होने लगा। यह ध्यान देने की बात है कि प्रभु सेवक गांधी मार्ग का पूर्णतः अनुयायी नहीं है। वह अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। वह रिश्वतखोर कर्मचारियों, जालिम जमींदारों और स्वार्थी अधिकारियों पर सदैव ताक लगाए रहता है। सेवा समिति में शामिल होने के पूर्व ही विनय के उदयपुर रियासत में जेल में बंद कर दिए जाने पर उसकी प्रतिक्रिया निम्न शब्दों में प्रकट होती है। प्रजा की सहनशक्ति भी कोई सीमा होनी चाहिए और होती है। उसकी अवहेलना करके कानून ही नहीं रच जाता। उस समय उस कानून को भंग कर देना ही प्रत्येक विचारशील प्राणी का कर्तव्य हो जाता है। वह आगे कहता है, जिस आज्ञा का आधार केवल पशु बल हो, उसका पालन करना आवश्यक नहीं। अगर उदयपुर में कोई उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार होती और वह बहुमत से यह हुक्म देती तो दूसरी बात थी। प्रभु सेवक यह भी कहता है कि जब तक हम खून से डरते रहेंगे, हमारे स्वत्व भी हमारे पास आने से डरते रहेंगे। उनकी रक्षा भी तो खून से ही होगी। राजनीति का क्षेत्र समर क्षेत्र से कम भयावह नहीं है। उसमें उतरकर रक्तपात से डरना कायपुरुषता है।
ठीक। प्रभु सेवक की इन प्रतिक्रियाओं में उग्रवादी हिंसक आंदोलन की झलक मिलती है। इसे हम प्रेमचंद का विचार न भी माने, पर प्रेमचंद इसकी निंदा भी नहीं करते। प्रभु सेवक के कथन में दो पद बहुत महत्वपूर्ण हैं: उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार और बहुमत। इससे यह संकेतित होता है कि प्रेमचंद्र का प्रजातंत्र में विश्वास था और वे अंग्रेजों के चले जाने पर प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली स्थापना के आकांक्षी थे। प्रभु सेवक जनता के आत्मसम्मान का भाव जागृत करना चाहता है। यह स्वाधीनता प्राप्ति का प्रथम सोपान है। सेवा समिति के कुछ सदस्य, जिनमें इंद्रदत्त प्रमुख हैं, मानते हैं कि प्रजा में असंतोष पैदा करना भी स्वयं सेवकों का मुख्य कर्तव्य है। खबर आती है कि बंदोबस्त के अफसर किसी प्रांत में भूमि कर में मनमानी वृद्धि कर देते हैं। काउंसिलों, समाचार पत्रों और राजनीतिक सभाओं में इस वृद्धि का विरोध होता है, पर कर विभाग पर इसका कोई असर नहीं होता। प्रभु सेवक की राय है कि आसामी असहयोग कर दें और साल भर तक जमीन परती पड़ी रहने दें। ठीक। एक स्थान पर प्रभु सेवक कहता है, हम औषधियाँ बांटने और अकाल पीड़ित प्रांतों में मवेशियों का चारा ढोने के लिए नहीं हैं। वह भी हमारा काम है, इससे हमें इनकार नहीं, लेकिन मैं उसे इतना गुरु नहीं समझता। यह विध्वंस का काल है। निर्माण का समय तो पीछे आएगा। गांधी जी इस तरह के आंदोलन के समर्थक नहीं थे। प्रभु सेवक को उपन्यासकार से मिलने वाले मौन समर्थन से संकेतित होता है कि प्रेमचंद स्वयं गांधीवाद के अनुयायी नहीं थे। ठीक। प्रभु सेवक के नेतृत्व में सेवा समिति को व्यापक लोकप्रियता प्राप्त होती है। लोग इस संस्था की सहायता करने के लिए बड़ी बड़ी रकमें देने को तैयार रहते हैं। इस सेवा समिति के स्वयंसेवक आज़ादी के सच्चे सिपाही हैं। कथाकार के शब्दों में सब के सब एक रंग में रंगे हुए थे। राष्ट्रीयता के मद में चूर न धन की चिंता, न घर बार की फिक्र। रूखा सूखा खाने वाले, मोटा पहनने वाले जमीन पर सोकर रात काट देते थे। घर की जरूरत न थी। कभी कभी वृक्ष के नीचे पड़े रहते थे, कभी किसी झोपड़े में। हाँ, उनके हृदय में उच्च और पवित्र देशोपासना हिलोरें ले रही थी। ठीक। स्वाधीनता की लड़ाई के सिपाहियों का यह चित्रण प्रेमचंद के राष्ट्रीय भावों का परिचायक है। देखते देखते यह सेवा समिति राष्ट्रीय स्तर के संस्थान बन जाती है। पूना तक में इस सेवा समिति का एक केंद्र है, जहाँ का नायक एक बड़े जीवट का आदमी है। पूना में समिति की राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन होता है, जहाँ प्रभु सेवक का भव्य स्वागत होता है। इस सभा में प्रभु सेवक का भाषण होता है, जिसमें वह सरकार की आलोचना करते हुए कहता है, हमारा देश राजनीति शून्य है, परवस्ता और आज्ञाकारिता में सीमाओं का अंतर है। प्रभु सेवक के भाषण से उत्तेजित होकर कोई यूरोपियन उस पर गोली चला देता है, पर वह बच जाता है। रंगभूमि की कथा देखते हुए यह प्रसंग अस्वाभाविक, कृत्रिम और असंगत प्रतीत होता है। प्रेमचंद ने सेवा समिति पर तत्कालीन राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों को आरोपित करने का प्रयास किया है। यद्यपि कार्यात्मक दृष्टि से इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली, पर इससे उनकी मंशा का पता तो चल ही जाता है। रंगभूमि की मुख्य कथा सूरदास को केंद्र में रखकर चलती है। सूरदास के पास लगभग 10 बीघा मौरूसी जमीन और एक झोपड़ी है, पर वह स्वयं भीख मांगकर जीवन यापन करता है और उसकी जमीन मवेशियों के चराने और अन्य सार्वजनिक उपयोग में आती है। उपन्यास के एक दूसरे पात्र पूंजीपति मिस्टर जान सेवक इस जमीन पर सिगरेट का कारखाना लगाना चाहते हैं। सूरदास अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं होता। जान सेवक सरकार की सहायता से लेकर सूरदास की जमीन
नाम मात्र के मुआवजे पर अवाप करा लेते हैं और वहाँ कारखाना बन जाता है। फिर मजदूरों की बस्ती बनाने के लिए पूरा पांडेपुर, जिसमें सूरदास की झोपड़ी भी है, खाली करा लिया जाता है। पर सूरदास अपनी जमीन और झोपड़ी यूं ही नहीं छोड़ देता। इसके लिए वह घोर संघर्ष करता है और जीते जी अपनी जमीन नहीं छोड़ता। प्रेमचंद ने इस संघर्ष को भारतीय जनता और ब्रिटिश सरकार के संघर्ष का रुख दे दिया है। सूरदास की संघर्ष गाथा भारतीय मुक्ति संग्राम के प्रतीक कथा बन गई। सूरदास की संघर्ष कथा द्वारा प्रेमचंद ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सही स्वरूप को बेनकाब करने का प्रयास किया है। भारत पर ब्रिटेन का आधिपत्य प्राचीन और मध्यकालीन साम्राज्यवाद की तरह शुद्ध राजनीतिक नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण था, इस शोषण के लिए आवश्यक वर्ग और नवशिक्षित मध्य वर्ग को अपना सहायक बनाए। इनके सामने कुछ हड्डी के टुकड़े फेंककर और उनकी पीठ थपथपाकर ही भारत की विशाल प्राकृतिक संपदा, बाजार और जन श्रम का शोषण किया जा सकता था। प्रेमचंद ने भारतीय जीवन के इस यथार्थ को बहुत अच्छी तरह से समझा और इसे ही अपने उपन्यासों में प्रमुख विषय बनाया। रंगभूमि में प्रेमचंद ने ब्रिटिश सरकार और छोटे सामंतों की सहायता से उभरते हुए भारतीय पूंजीवाद और उसके द्वारा भारतीय आम जनता के शोषण का चित्रण प्रस्तुत किया है। जनता इस शोषण का विरोध करती है, पर इस संघर्ष में उसकी पराजय होती है, जो सर्वथा स्वाभाविक है। जैसा हम जानते हैं, पूंजीवाद वैज्ञानिक औद्योगिकीकरण की खाल ओढ़कर जनता के बीच आता है और उसका शिकार करता है। महात्मा गांधी उसके इस शिकारी रूप से अवगत थे। जैसे प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार तोल्स्टॉय, और उन्होंने तोल्स्टॉय की तरह ही बड़े पैमाने पर होने वाले वैज्ञानिक औद्योगिकीकरण का विरोध किया था। उनके सामने पूंजीवाद, औद्योगिकीकरण की बुराइयां जैसे मजदूरों का आर्थिक शोषण, गांव का विनाश, कृषि का ह्रास, नैतिक मूल्यों का विघटन आदि बिल्कुल स्पष्ट थी। इस कारण गांधी जी ने वैज्ञानिक औद्योगिकीकरण मात्र का विरोध किया था। रंगभूमि में प्रेमचंद पर गांधी जी या कदाचित तोल्स्टॉय का यह प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। रंगभूमि का सूरदास औद्योगिकीकरण के विरोध में जो तर्क देता है और जिसके खिलाफ संघर्ष करता है, वह गांधी जी और तोल्स्टॉय के विचार के बिल्कुल अनुरूप है। यह उल्लेखनीय है कि पूंजीवादी औद्योगिकीकरण का मूल उद्देश्य जनहित नहीं, नफा होता है। इस कारण वह जन विरोधी और मानवीय मूल्यों का ध्वंसक हो जाता है। रंगभूमि का जान सेवक कृषि विकास में योग देने वाले यंत्रों या बिजली का कारखाना नहीं खोलता, वह सिगरेट का कारखाना खोलता है। पूंजीवाद ऐसे ही उद्योगों को प्राथमिकता देता है जो अधिक से अधिक नफा दे सके, चाहे उनसे जनता का कितना ही अकल्याण क्यों न हो। प्रेमचंद ने गांधी जी और तोल्स्टॉय के प्रभाव में इस सच्चाई को सही रूप में नहीं देखा था और अपने पात्रों से औद्योगिकीकरण का विरोध करा दिया था। यह प्रेमचंद के युग का अंतर्विरोध है, जिसके वे सहज ही शिकार हो गए हैं। जहाँ से पहले तो सूरदास को पैसे से खरीदना चाहता है, पर जब सफल नहीं होता है तो सरकारी तंत्र की सहायता ले लेता है। अंग्रेज कमिश्नर और जिलाधीश जो उसके पक्ष में हैं ही, पर वे बदनामी न लेने के लिए यह काम नगरपालिका के अध्यक्ष राजा महेंद्र कुमार से कराना चाहते हैं, जो उनके इशारों पर काम करता है। जान सेवक कुंवर भरत सिंह और राजा महेंद्र कुमार से भी सांठगांठ कर लेता है। सोफिया के चलते वह न केवल इस सामंती परिवारों के निकट संपर्क में सफल हो जाता है। सूरदास की अनिच्छा और विरोध के बावजूद उसकी जमीन निकल जाती है, पर जल्दी ही सोफिया के प्रयास से, जो व्यक्तिगत कारणों से सूरदास की समर्थक है, क्लार्क उस आदेश को रद्द कर देता है। क्लार्क का यह आदेश सरकारी नीति के विरोध में
है। उसने सोफिया के प्रेम में अंधा बनकर यह फैसला दिया है जिसका दंड उसे भुगतना पड़ता है। उसके खिलाफ जान सेवक कुंवर भरत सिंह, राजा महेंद्र कुमार, डॉक्टर गांगुली, रानी जानवी सभी मोर्चाबंदी कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप सरकार क्लार्क का तबादला कर देती है और उसका दूसरा आदेश रद्द कर सूरदास की जमीन अवाप्त कर ली जाती है। प्रेमचंद ने इस प्रसंग द्वारा पूंजीवाद, सामंतवाद, साम्राज्यवाद के गठबंधन को बेनकाब कर दिया है। यह स्पष्ट है कि क्लार्क का सूरदास के पक्ष में फैसला सरकारी नीति के प्रतिकूल है। जान सेवक द्वारा उसका विरोध सर्वथा स्वाभाविक है, पर राजा महेंद्र कुमार, कुंवर भरत सिंह, डॉक्टर गांगुली आदि क्यों इस फैसले का विरोध करते हैं, यह विचारणीय है। राजा महेंद्र कुमार की हिम्मत तो क्लार्क से लोहा लेने की नहीं है, पर इंदु का सामंती अहम उन्हें शक्ति प्रदान करता है। इंदु अपनी सामंती मर्यादा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तत्पर है, चाहे उसके लिए न्याय के सिद्धांतों की बलि ही क्यों न कर देनी पड़े। वह राजा महेंद्र कुमार को गवर्नर के यहाँ क्लार्क के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए सलाह देती है और अंग्रेजों के प्रति अपने पूर्वजों द्वारा किए गए एहसानों की याद दिलाकर अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए गुहार लगाती है। इस समानती अहम अथवा तथाकथित समानती मर्यादा की रक्षा के लिए पूरा समानती और बुर्जुआ समाज एकजुट हो जाता है। इस मर्यादा का रक्षा के सामने गरीबों के प्रति दया, न्याय और देशभक्ति की सारी भावना बह जाती है। क्लार्क के फैसले के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाया जाता है। यद्यपि इस अभियान में डॉक्टर गांगुली को पूरी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि शहर के रईस अंग्रेज कलेक्टर को अपना विरोधी बनाना नहीं चाहते। फिर भी कंपनी के शेयरदारों और कुछ अन्य लोगों के हस्ताक्षर के बल पर वे व्यवस्थापक सभा में इस विषय पर प्रश्न उठाने में सफल हो जाते हैं। सरकार प्रत्यक्ष रूप से क्लार्क को दंडित करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि इससे हिंदुस्तानियों का हौसला बढ़ने का खतरा है, पर सरकार समझाती है कि क्लार्क का फैसला सरकारी नीति के अनुरूप नहीं है। ब्रिटिश सरकार भारतीय सामंतों और पूंजीपतियों को मिलाए रखना चाहती है, अतः गवर्नर क्लार्क से पूछ कर ही उसे सजा देता है और वह पॉलिटिकल एजेंट बनकर राजस्थान भेज दिया जाता है। इस प्रसंग द्वारा प्रेमचंद ने समांती समाज के मानवता प्रेम, देशभक्ति, समाज सेवा आदि के खोखलेपन का पर्दाफाश किया है। यह वर्ग वही तक समाज सेवा और देश प्रेम का राग अलापता है जहाँ तक उसके हितों और अहम से वह टकराता नहीं है। ज्यों ही यह टकराहट होती है यह वर्ग नंगा हो जाता है। कुंवर भरत सिंह वैसे देशभक्त और अंग्रेजों के विरोधी हैं, पर जब उनके हितों का पर आघात होता है वे जान सेवक की मील के एक बड़े शेयरधारी हैं, तो सरकार की शरण में जाने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। डॉक्टर गांगुली तो बुर्जुआ समाज के नेता हैं ही, अतः उनके हितों की रक्षा के लिए उनका लड़ना सर्वथा स्वाभाविक है। आम जनता के ब्रिटिश सरकार पूंजीपतियों और सामंतों की सम्मिलित शक्ति के साथ संघर्ष की कहानी सूरदास की जमीन छीन जाने के बाद आरंभ होती है। सरकार सूरदास को केवल 1000 रुपया मुआवजा देने का फैसला करती है, जबकि जान सेवक स्वयं उसके लिए 5000 देने को तैयार था। सूरदास इस फैसले का विरोध मुआवजे की रकम लेने से इनकार करके करता है। प्रभु सेवक सरकार की निरंकुशता और शोषण का पर्दाफाश करते हुए सूरदास से कहता है, रुपए न लोगे तो जब्त हो जाएंगे। यहाँ तो सरकार इसी ताक में रहती है कि किसी तरह प्रजा का धन उड़ा ले, कुछ टैक्स के बहाने से, कुछ रोजगार के बहाने से, कुछ किसी बहाने से हजम कर लेती है। जब सूरदास न्याय की दुहाई देता है तो प्रभु सेवक कहता है, सरकार यहाँ न्याय करने नहीं आई है भाई, राज्य करने आई है। राज्य की बुनियाद समझाता है। अब वह जमाना नहीं है, अब व्यापार का राज्य है, और जो इस राज्य को स्वीकार न करे उसके लिए तारों का निशान मारने वाली तोपें हैं। प्रभु सेवक के इस कथन में ब्रिटिश सरकार की शोषण नीति की कैसी कटु पर यथार्थ और समझदारी भरी हुई है आलोचना है, इसे कहने की आवश्यकता नहीं है।
सूरदास सूरदास की जमीन ले लेने के बाद मजदूरों की बस्ती के लिए पांडेपुर को खाली कराने का प्रश्न आता है और सरकार का फैसला जन सेवक के पक्ष में जाता है। समस्त पांडेपुर गांव अवाप्त कर लिया जाता है। न तो ग्रामीणों को समुचित मुआवजा दिया जाता है, न उन्हें कहीं बसाने की व्यवस्था की जाती है। बस उन्हें एक निश्चित समय के भीतर गांव छोड़ देने का हुक्म दे दिया जाता है। अन्य ग्रामवासी तो रो गाकर इस फैसले को मान लेते हैं, पर सूरदास इसका विरोध करता है। वह जीते जी अपनी झोपड़ी न छोड़ने का निश्चय व्यक्त करता है। जब तक कोई न बोलेगा पड़ा रहूँगा, कोई हाथ पकड़कर निकाल देगा, बाहर जा बैठूँगा, वहाँ से उठेगा फिर आ बैठूँगा, उठाएगा फिर आ बैठूँगा। जहाँ जन्म लिया है वहीं मरूंगा, अपना झोपड़ा जीते जी न छोड़ जाएगा। मरने पर जो चाहे ले बाप दादों की जमीन खो दी, अब इतनी निशानी रह गई है, इसे न छोड़ूंगा, इसके साथ आप भी मर जाऊंगा। वह आगे कहता है, सरकार के हाथ में मारने का बल है, हमारे हाथ में और कोई बल नहीं है, तो मर जाने का बल तो है। सूरदास के इस कथन में गांधी जी के सिद्धांत जैसे अहिंसा और सत्याग्रह की स्पष्ट झलक मिलती है। पांडेपुर को खाली कराने के लिए जहां सेवक पुलिस की सहायता लेता है। पुलिस बड़ी निर्दयता से घरों से सामान निकाल कर बाहर फेंकती है, लूटपाट करती है और विरोध करने पर डंडे बरसाती है। प्रेमचंद ने इस प्रसंग द्वारा ब्रिटिश राज्य की पुलिस के अमानवीय व्यवहार का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ तक कि शांति और व्यवस्था के नाम पर सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी भी बुला ली जाती है। मामले को सुलझाने तथा अपनी बदनामी को रोकने के लिए राजा महेंद्र कुमार अपनी ओर से मुआवजा बांटते हैं, पर सूरदास अपनी झोपड़ी का मुआवजा लेने को तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि इंद्रदत्त द्वारा कानून की बात कहने पर उत्तर देता है, होगा कानून। इस तरह जबरदस्ती करने के लिए जो कानून चाहे बना ले, यहाँ कोई सरकार का हाथ पकड़ने वाला तो है नहीं, उसके सलाहकार भी तो सेठ महाजन ही हैं। इस कथन की अंतिम पंक्ति तत्कालीन राजनीति और आर्थिक यथार्थ को नंगा कर देती है। अंततः सूरदास की जो झोपड़ी गिराने का आदेश होता है। पुलिस झोपड़ी गिराने के लिए आगे बढ़ती है, पर उसके पीछे जनसमूह भी चलता है, जिसके तेवर चढ़े हुए हैं। जनसमूह को रोकने के लिए गली के द्वार पर सिपाही संगीने चढ़ाए तैनात हैं। ऐसे अवसरों पर जैसा होता है, भीड़ पत्थर फेंकना आरंभ करती है, जिसका जवाब पुलिस गोलियों से देती है। कई आदमियों सहित सेवा समिति का एक प्रमुख कार्यकर्ता इंद्रदत्त शहीद हो जाता है। इस समय विनय वहां पहुंचता है। सुप्रिंटेंडेंट पुनः फायर का हुक्म देता है, पर इस बार पुलिस के जवान उसकी आज्ञा नहीं मानते। हवलदार कोर्ट मार्शल के लिए तैयार हो जाता है। उनके पीछे जनसमूह जय जयकार करते हुए आगे बढ़ता है। राजा महेंद्र कुमार और पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ब्राउन दोनों स्तंभित हैं। उनकी आंखों के सामने एक ऐसी घटना हो रही थी जो पुलिस के इतिहास में एक नूतन युग की सूचना दे रही थी, जो परंपरा के विरुद्ध, मानव प्रकृति के विरुद्ध, नीति के विरुद्ध थी। सरकार के वे पुराने सेवक, जिसमें से कितनों ही ने अपने जीवन का अधिकांश प्रजा का दमन करने में ही व्यतीत किया था, यूं बढ़ते चले जाएं। प्रेमचंद द्वारा कल्पित इस प्रसंग पर तनिक रुककर विचार कर लेना अपेक्षित है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में ठीक ऐसी ही घटना 23 अप्रैल 1923 को पेशावर में घटित, जबकि 18वीं रॉयल
गोरखा राइफल्स की दूसरी बटालियन की 2 टुकड़ियों ने अपने अफसर के आदेश के बावजूद निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। माइकल ब्रेचर, नेहरू पॉलिटिकल बायोग्राफी से। यह भी रोचक तथ्य है कि इसके लिए गांधी जी ने सिपाहियों की ही निंदा की थी, पर उक्त प्रसंग में प्रेमचंद का गोली चलाने के आदेश को न मानने वाले सिपाहियों के प्रति प्रशंसा भाव झलकता है। यह उल्लेखनीय है कि जो घटना इतिहास में 1930 में घटित हुई, उसकी हूबहू कल्पना प्रेमचंद ने उसके 4-5 वर्ष पहले, मतलब 4-5 वर्ष में कर ली थी और उसके संबंध में गांधी की तुलना से ज़्यादा सही दृष्टिकोण का परिचय दिया था। प्रेमचंद अहिंसा के मार्ग का त्याग नहीं करते, क्योंकि रंगभूमि के विद्रोही सिपाही आत्मसमर्पण कर देते हैं। विनय भी सलाह देता है उनसे कहना कि भागे नहीं, जो कुछ किया है उसका यश लेने से न डरे। पुलिस की गोलियों से शहीद हुए लोगों की शव यात्रा के वर्णन द्वारा प्रेमचंद ने स्वाधीनता संग्राम के एक पहलू का सजीव अंकन किया है। अर्थीयों के पीछे कोई 10,000 नंगे पांव सिर झुकाए चले जाते थे। पग पग पर समूह बढ़ता जाता था। चारों ओर से लोग दौड़े चले जाते थे, लेकिन किसी के मुख पर शोक या वेदना का चिन्ह न था। न किसी की आंख में आंसू थे, न किसी के कंठ में अंतर्नाद की ध्वनि निकलती थी। इसके प्रतिकूल लोगों के हृदय गर्व से फूले हुए थे। आँखों में स्वदेश अभिमान का मद भरा हुआ था। यद्यपि इस समय रास्ते में तोपें चढ़ा दी जाती तो जनता के कदम पीछे न हटते। न कहीं शोक ध्वनि थी, न विजय नाद था। अलौकिक निस्तब्धता थी, भावमयी, प्रवाहमयी, उल्लासमयी। ठीक, आज़ादी की लड़ाई के दौरान भारतीय जनता के मुख क्रोध, स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय और अहिंसा में आस्था की कैसी सशक्त अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई। इंद्रदत्त की अर्थी के गंगा तट पर पहुंचकर उपन्यासकार गंगा को संबोधित करते हुए कहता है, आज तुम्हारी गोद में वे लोग आ रहे हैं जो निष्काम थे, जिन्होंने पवित्र शुद्ध न्याय की रक्षा के लिए अपने को बलिदान कर दिया। और ऐसा मंगलमय शोक समाज भी तुमने देखा, जिसका एक एक अंग मात्र प्रेम, स्वजाति प्रेम और वीर भक्ति से परिपूर्ण है। ठीक, शव यात्रा से वापस लौटते हुए लोगों का वर्णन उपन्यासकार निम्न शब्दों में करता है। महिलाएं वीरगान करती हुई चली जाती थीं। रानी जानवी आगे आगे थीं, सोफिया, इंदू और कई अन्य महिलाएं पीछे। उनकी वीर रस में डूबी हुई मधुर संगीत ध्वनि प्रभात की आलोक रश्मियों पर नृत्य कर रही थी, जैसे हृदय की तंत्रियों पर अनुराग नृत्य करता है। ठीक, इन पंक्तियों में उपन्यासकार का देशानुराग फंता सा दिखता है। पुलिस के दमन के बाद सरकार के विरुद्ध जनता का संघर्ष और भी व्यापक और तेज हो जाता है। पांडेपुर के खाली मकानों को गिराने के लिए मजदूर दुगुनी तिगुनी मजदूरी पर भी तैयार नहीं होते। बाहर के मजदूर बुलाए जाते हैं, पर वे स्थिति देख कर लौट जाते हैं। अधिकारी सरकारी बरकंदाजों और तहसील के चपरासियों से यह काम कराना चाहते हैं तो उनके सामने सैकड़ों युवक, जिनमें कितने ही ऊंचे कुलों के थे, हाथ बांध कर खड़े हो गए। इस सत्याग्रह का नेतृत्व विनय और सेवा समिति के सदस्य करते थे। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित असहयोग सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह चित्रण प्रेमचंद की राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सरकार विनय को दंडित करने में तनिक भी विलंब नहीं करती। वह अपनी रियासत के उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता है, पर विनय अपने पिता के अनुरोध पर भी स्वयं को सेवा दल से पृथक नहीं करता। उधर पांडेपुर में भी दमन चक्र तेज हो जाता है। पुलिस की सहायता के लिए गोरख की रेजिमेंट बुलाई जाती है। पुलिस सेवक दल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू कर देती है। सूरदास की झोपड़ी कांटेदार तारों से घेर दी जाती है ताकि वहां कोई
पहुंच न सके। लगभग 2 महीने तक जनता और पुलिस का संघर्ष चलता रहता है। स्वयं सेवकों की पकड़ धकड़ से संतुष्ट न होकर पुलिस उन्हें शारीरिक कष्ट देना आरंभ करती है, उनका अपमान करती है और अपने अमानुषिक कृत्यों से उन्हें भयभीत करने का प्रयास करती है। पर सूरदास पर बंदूक चलाने या उसके झोपड़े में आग लगाने की उन्हें हिम्मत नहीं पड़ती। हजारों नगरवासी रोज वहां पहुंच जाते, आत्मसमर्पण की हवा से चल पड़ती है। सरकार नगरवासियों को पांडेपुर न जाने के लिए चेतावनी देती है। आंदोलन के दमन के लिए क्लार्क को राजपुताने से बुलाया जाता है। रंगभूमि में रणभूमि बने पांडेपुर का बड़ा रोमांचक वर्णन किया गया है। गिरे हुए मकानों की जगह सैकड़ों छोलदारियां खड़ी हैं और उनके चारों ओर गोरखे खड़े चक्कर लगा रहे थे। किसी की गति नहीं है कि अंदर प्रवेश कर सके। हजारों आदमी आसपास खड़े हैं, मानो किसी विशाल अभिनय को देखने के लिए दर्शक गण वृत्ताकार खड़े हों। मध्य में सूरदास का झोपड़ा रंगमंच के समान स्थिर था। सूरदास झोपड़े के सामने लाठी लिए खड़ा था, मानो सूत्रधार नाटक का प्रारंभ करने को खड़ा है। सेवक दल के युवक झोपड़े के सामने रातों रात ही पहुंच गए थे। इसी बीच जान सेवक पांडेपुर पहुंचता है। जनता उस पर टूट पड़ती है। क्लार्क उसकी रक्षा के लिए गोरखों की एक टुकड़ी भेजता है। सूरदास रक्तपात रोकने के लिए भैरों के कंधे पर सवार होकर जनता को अपने अपने घर चले जाने का अनुरोध करता है। वह कहता है, आप लोग वास्तव में मेरी सहायता करने नहीं आए हैं, मुझसे दुश्मनी करने आए हैं। हाकिमों के मन में, फौज के मन में, पुलिस के मन में जो दया धर्म का ख्याल आता, उसे आप लोगों ने जमा होकर क्रोध बना दिया है। मैं हाकिमों को दिखा देता कि एक दीन अंधा आदमी एक फौज को कैसे पीछे हटा देता है, तोप का मुंह कैसे बंद कर देता है, तलवार की धार कैसे मोड़ देता है। मैं धर्म के बल से लड़ना चाहता हूँ। पर सूरदास इससे ज़्यादा बोल नहीं पाता है। क्लार्क की गोली उसकी जबान बंद कर देती है। सूरदास के उपयुक्त संबोधन में गांधी का स्वर अत्यंत स्पष्ट है, पर क्लार्क के एक ही गोली इसकी व्यर्थता और खोखलेपन को बेनकाब कर देती है। यह प्रसंग गांधीवादी विचारधारा पर गहरा और तीखा व्यंग है। इससे जान पड़ता है कि गांधी जी से प्रभावित होते हुए भी प्रेमचंद उसके सिद्धांतों के असंगतियों से अनभिज्ञ नहीं थे। क्लार्क कहता है, जब तक यह आत्मा जीवित रहेगी, अंगों की गति बंद न होगी, इसलिए आत्मा ही का नाश कर देना आवश्यक। उद्गम को बंद कर दो, जल प्रवाह बंद हो जाएगा और इसके लिए पिस्तौल की एक गोली पर्याप्त है। गांधी जी के बारे में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ऐसा नहीं सोचती होगी, यह नहीं कहा जा सकता, पर सरकार ऐसा करने के लिए डरती थी कि कहीं गांधी जी की हत्या से व्यापक हिंसा विद्रोह न भड़क जाए। यह भी अहिंसा पर हिंसा की विजय है। ठीक, वस्तुतः सूरदास के प्रसंग में ऐसा होता भी है। सूरदास को गोली लगते ही जनता नैराश्य और क्रोध से पागल हो जाती है। सेवक दल जनता को शांत करने का प्रयास करता है, पर कोई असर नहीं होता है। भीड़ गोरखे सिपाहियों पर आक्रमण करने के लिए ईंट पत्थर जमा करने लगती है। जाहिर है कि इसका अत्यंत भीषण रक्तपात में होता, पर तभी विनय के आत्म बलिदान से शोक का वातावरण छा जाता है और भीड़ शांत हो जाती है। यद्यपि विनय अपने आहत स्वाभिमान की रक्षा के लिए आत्महत्या करता है, पर उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। जान सेवक ठीक कहता है, उनके समर्पण ने सैकड़ों की जान बचा दी, नहीं तो जनता आग में कूदने को तैयार थी। विनय की मृत्यु पर रोते युवकों को संबोधित करती हुई रानी जानवी कहती हैं, जाओ और विनय की भांति प्राण देना सीखो। दुनिया केवल पेट पालने की जगह नहीं है। देश की आंखें तुम्हारी ओर लगी हुई है, तुम ही इसका बेड़ा पार लगाओगे। मत फंसो गृहस्थी के जंजाल में जब तक देश का कुछ हित न कर लो। ठीक, विनय सिंह की मृत्यु को उपन्यासकार ने एक स्वाधीनता सेनानी की मृत्यु के रूप में चित्रित किया है। उसकी शव यात्रा का वर्णन दृष्टव्य है। हजारों आदमियों का जमघट, गलियां तंग और कीचड़ से भरी हुई, पग पग पर फूलों की वर्षा, सेवक दल का राष्ट्रीय संगीत। ठीक,
विनय के बलिदान स्थल पर वर्णन कथाकार निम्नलिखित शब्दों में करता है। यह स्थान अब मुसलमानों का शाहिद गाह और हिंदुओं की तपोभूमि के सदृश हो गया था। जहाँ ही विनय सिंह ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी, वहाँ लोग आते तो पैर से जूते उतार देते। कुछ भक्तों ने वहाँ पत्र पुष्प भी चढ़ा रखे थे। ठीक, इस वर्णन पर उस प्रसिद्ध शेर का प्रभाव दिखता है। शहीदों के माजरों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों के माजरों पर लगेंगे हर वर्ष मेले। अपने हक की इस लड़ाई में सूरदास की मृत्यु होती है। उसकी मृत्यु पर डॉक्टर गांगुली अपने उद्गार भाषणों में व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं? सूरदास कभी नहीं मरेगा, बहुत दिनों तक नहीं मरेगा, हम सब मर जाएंगे, कोई कल कोई परसों, पर सूरदास तो अमर हो गया। उसने तो काल को जीत लिया। अभी तक उसका जीवन पंचभूतों के संस्कार से सीमित था, अब वह प्रसारित होगा, समस्त प्रांत को, समस्त देश को जागृति प्रदान करेगा, हमें कर्मण्यता का, वीरता का आदर्श बताएगा। इन शब्दों में आज़ादी की लड़ाई में शहीद होने वाले के प्रति कथाकार के भावोद्गार भी मिले हुए हैं। सूरदास की भी शव यात्रा निकलती है। उस शव यात्रा में कथाकार सोफिया, डॉक्टर गांगुली, रानी जानवी, कुंवर भरत सिंह, नायक राम भैरव, जान सेवक महेंद्र कुमार आदि के साथ साथ मिस्टर करलार को भी शामिल दिखाता है। यद्यपि मिस्टर करलार का इस जुलूस में शामिल होना असंगत है, पर इससे कथाकार की सूरदास के प्रति भावना का पता चलता है। विनय की शव यात्रा से सूरदास की शव यात्रा की तुलना करते हुए कथाकार कहता है, अंतर केवल इतना था कि उन दिन लोगों के हृदय शोक में व्यथित थे, आज विजय गर्व से परिपूर्ण। वह एक वीरात्मा की वीर मृत्यु थी, यह एक खिलाड़ी की अंतिम लीला। उसकी मृत्यु पर क्लार्क राजा महेंद्र कुमार से कहता है, हमें आप जैसे मनुष्यों से भय नहीं, भय ऐसे ही मनुष्यों से है जो जनता के हृदय पर शासन करते हैं। यह राज्य करने का प्रायश्चित है कि इस देश में हम ऐसे आदमियों का वध करते हैं जिन्हें इंग्लैंड में हम देवतुल्य समझते हैं। ठीक, सूरदास की मृत्यु के बाद उसकी प्रतिमा की स्थापना के लिए आंदोलन आरंभ होता है। राजा महेंद्र कुमार जी जाम से आंदोलन को विफल करने का प्रयास करते हैं, पर इंदु और सोफिया मिलकर चंदा एकत्र करने में लगी हैं। धड़ाधड़ चंदे उसूल होने लगे। एक महीने में 1 लाख से अधिक उसूल हो गए। वह दोनों रमणियों के सुदोग्य का ही चमत्कार था, नहीं शहीदों की वीरता की भूति थी, जिनकी याद में अब भी लोग रोया करते थे। लोग स्वयं आकर देते थे अपनी हैसियत से ज़्यादा। राजा साहब का विरोध विफल होता है। खूब धड़ाधड़ धूमधाम से सूरदास की प्रतिमा स्थापित की जाती है। शुभ्र ज्योत्सना में सूरदास की मूर्ति एक हाथ से लाठी टेकती हुई और दूसरे हाथ किसी अदृश्य दाता के मुख पर दीनता और सरलता छाई हुई। ठीक, अच्छा, दाता के सामने फैलाई खड़ी थी। वही दुर्बल शरीर था, हंस लिया निकली हुई कमर टेढ़ी, मुख पर दीनता, सरलता छाई हुई। साक्षात सूरदास मालूम होता था। बस ऐसा मालूम होता था मानो कोई स्वर्ग लोक का भिक्षु देवताओं से संसार के कल्याण का वरदान मांग रहा है। पता नहीं प्रेमचंद ने इस स्वतंत्रता सेनानी का मॉडल कहाँ से लिया, कदाचित महात्मा गांधी इसके आधार हों। ठीक, सूरदास के जीवन दर्शन को कुछ लोग दार्शनिक आध्यात्मिक क्षेत्र की चीज मानकर उसे उसी दृष्टि से महत्व देते हैं, पर ध्यान से देखने पर उसका भी देश की स्वाधीनता की लड़ाई से गहरा संबंध लक्षित होता है। सूरदास का जीवन यह है कि यह संसार एक रंगभूमि या खेल का मैदान है, और हमारा जीवन एक खेल या कर्म संघर्ष है। खेल में हार जीत का महत्व उतना नहीं होता जितना अच्छी तरह से खेल की भावना के साथ खेलने का महत्व होता है। जीवन संघर्ष को भी हमें
खेल के रूप में देखना चाहिए। महत्व है कर्म का, उसके फल का नहीं। यह जीवन दर्शन गीता के कर्मयोग से गृहीत है। यह ध्यान देने की बात है कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में यह जीवन दर्शन सर्वाधिक समय अनुकूल था। जिस समय रंगभूमि लिखी जा रही थी उस समय देश में राजनीतिक पस्ती छाई हुई थी। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के वापस ले लिए जाने पर देश में राजनीतिक कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति थी। इस परिस्थिति में सूरदास के जीवन दर्शन को परखने पर उसकी राजनीतिक उपयोगिता असंदिग्ध हो जाती है। जीवन की अंतिम सांस गिनता हुआ सूरदास कहता है, तुम जीते हो, मैं हारा। यह बाजी तुम्हारे साथ रही, मुझे खेलते नहीं बना। तुम मजे हुए खिलाड़ी हो, दम नहीं उखड़ता, खिलाड़ियों को मिलाकर खेलते हो और तुम्हारा उत्साह भी खूब है। हमारा दम उखड़ जाता है, हाँफने लगते हैं और खिलाड़ियों को मिलाकर नहीं खेलते, आपस में झगड़ते हैं, गाली गलौज मार पीट करते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। हम हारे तो क्या, मैदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं, धांधली तो नहीं की, फिर खेलेंगे, जरा दम ले दो। हार हार कर तुम ही से खेलना सीखेंगे, एक न एक दिन हमारी जीत होगी, जरूर होगी। सूरदास के इस मरणोद्गार में देश की तत्कालीन राजनीतिक की बड़ी सटीक व्याख्या और उसके लिए संदेश भी छिपा हुआ है। डॉक्टर गांगुली इस संकेत को समझते भी हैं। वे कहते हैं, बड़ी विशाल आत्मा है हमारे सारे पारस्परिक सामाजिक राजनीतिक जीवन की अत्यंत सुंदर विवेचना कर दी और थोड़े से शब्दों में। रंगभूमि का अंतिम परिच्छेद सूरदास के जीवन दर्शन की पुष्टि करता है। विनय सिंह, सूरदास, सोफिया, इंद्रदत्त आदि के बलिदान से स्वाधीनता संग्राम थोड़ी देर के लिए रुकता है। इसके बाद आज़ादी की लड़ाई की मिसाल रानी जानवी के हाथों में आ जाती है। वह पहले से कहीं ज़्यादा क्रियाशील हो गईं। उनके रोम रोम में असाधारण स्फूर्ति के विकास हुआ। वृद्धावस्था की अलक्ष्य प्रियता यौवन काल की कर्मण्यता में परिणित हो गईं। कमर बांधी और सेवक दल का संचालन अपने हाथ में ले लिया। रानीवास छोड़ दिया, कर्म क्षेत्र में उतर आईं और इतने जोश से काम करने लगी कि सेवक दल को जो उन्नति कभी न प्राप्त हुई थी वह अब हुई। धन का इतना बाहुल्य कभी न था, न सेवकों की संख्या इतनी अधिक थी, उनकी सेवा का क्षेत्र भी इतना विस्तीर्ण न था। उनके पास निज का जितना धन था वह सेवक दल को अर्पित कर दिया, यहाँ तक कि अपने लिए ये एक आभूषण भी न रखा। तपस्विनी का वेश धारण करके दिखा दिया कि अवसर पड़ने पर स्त्रियां कितनी कर्मशील हो सकती हैं, स्त्रियां कितनी कर्मशील हो सकती हैं। कितनी कर्मशील हो सकती। इंदु भी अब अपने सामंती पूर्वग्रहों को त्याग कर स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो जाती है। डॉक्टर गांगुली का भी मोहभंग होता है। वे काउंसलिंग में करलार के विरुद्ध बहुत शोर मचाते हैं पर यह अरड़ रोदन सिद्ध होता है। वे सरकार को क्लार्क का तिरस्कार करने तक के लिए मजबूर नहीं कर पाते। इसके प्रतिकूल क्लार्क की पदवृद्धि हो जाती है। इस प्रसंग पर पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर द्वारा किए गए जलियांवाला बाग कांड और बाद में सरकार द्वारा उसकी निंदा न किए जाने की घटना की स्पष्ट छाप है। सरकार के इस रुख पर डॉक्टर गांगुली काउंसिल में ही विद्रोह कर देते हैं। भारी सभा में गवर्नर को खूब खरी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं, आज मेरे दिल से यह विश्वास उठ गया जो गत 40 वर्षों में जमा हुआ था। गवर्नमेंट हमारे ऊपर न्याय बल से शासन करना चाहती है। आज उस न्याय बल की कलई खुल गई, हमारी आंखों से पर्दा उठ गया। हम गवर्नमेंट को उसके नग्न आवरणहीन रूप को देख रहे हैं। अब हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि केवल हमको पीस कर तेल निकालने के लिए, हमारा अस्तित्व मिटाने के लिए, हमारी सभ्यता और हमारे मनुष्यत्व की हत्या करने के लिए, हमको अनंत काल तक चक्की का बैल बनाए रखने के लिए हमारे ऊपर राज किया जा रहा है। अब तक जो कोई मुझसे ऐसी बातें कहता था मैं उससे लड़ने पर तत्पर हो जाता था,
मैरीपन, ह्यूम और बेसेंट आदि की कृति का उल्लेख करके उसे निरुत्तर करने की चेष्टा करता था, पर अब विदित हो गया है कि उद्देश्य सबका एक ही है, केवल साधनों में अंतर है। यद्यपि डॉक्टर गांगुली के इस विस्फोट की तुलना हम 8 मार्च 1926 को असेंबली में मोतीलाल नेहरू द्वारा दिए गए वक्तव्य से करें तो उससे प्रेमचंद की राजनीतिक समझ का पता चलता है। मोतीलाल नेहरू ने कहा था, अब हमारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। हम एक बार पुनः मतदाताओं से मताधिकार प्राप्त करने के लिए देश में जाएंगे। हम संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे। हम अनुभव करते हैं, हमें इन नकली संस्थानों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है और राष्ट्र की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हम जो कम से कम कर सकते हैं वह यह कि इनसे बाहर निकल जाएं और कार्य करने के लिए देश में वापस लौटें। देश में हम उस जन समर्थन की प्राप्ति का उपाय करेंगे केवल जिसके द्वारा ही कोई सरकार जनता की मांग को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो सकती है। जो अनुभव मोतीलाल नेहरू ने 1926 में हुआ, मोतीलाल नेहरू को जो अनुभव 1926 में हुआ उसे प्रेमचंद ने 1924 में ही अनुभव कर चुके थे। ठीक, डॉक्टर गांगुली का वक्तव्य इसका प्रमाण है। इतना ही नहीं, डॉक्टर गांगुली को इस बात का बोध भी नहीं हो जाता, इस बात का बोध भी हो जाता है कि आज़ादी की लड़ाई में दौलत वालों का भरोसा नहीं किया जा सकता। वे कहते हैं वे तो अपनी संपत्ति का गुलाम है, वे कभी सत्य के समर में नहीं आ सकते। जो सिपाही सोने की ईंट गर्दन में बांध कर लड़ने चले वह कभी नहीं लड़ सकता, उसको तो अपनी ईंट का चिंता लगा रहेगा। जब तक हम लोग ममता का परित्याग नहीं करेंगे, जब तक हम लोग ममता का परित्याग नहीं करेगा, हमारा उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। अभी तक हमको कुछ भ्रम था, पर वह भी मिट गया है कि संपत्तिशाली मनुष्य हमारा मदद करने के बदले उल्टा इसको नुकसान पहुंचाएगा। इस किंचित सुदीर्घ विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रेमचंद की राजनीतिक समझ और राजनीतिक यथार्थ के विश्लेषण की क्षमता उस काल के अधिकांश नेताओं की तुलना में कहीं अधिक प्रखर थी। यही कारण है कि रंगभूमि एक सफल राजनीतिक उपन्यास बन सका है। ठीक, इस प्रकार प्यारे साथियों, हम लोगों ने रंगभूमि और इसका राजनीतिक दृष्टि से आज अध्ययन किया। ठीक, श्री गोपाल जी का यह लेख है। धन्यवाद प्यारे साथियों, शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से पुनः साहित्यिक सहयोग सभी निवेदन करता हूँ कि यह रिकॉर्डिंग मैं दृष्टिबाधित दिव्यांग साथियों के लिए किया हूँ, कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक आभार।